तो चलिए दोस्तों, बेसिक मैथ का हम लोग का ये 15वां वीडियो है। बेसिक मैथ का जो सीरीज शुरू किया है उसका ये 15वां वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्यामितीय आकृतियों के बारे में, यानी ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में। देखिए, ज्यामितीय आकृतियाँ दो प्रकार से होते हैं। एक होता है त्रिविमीय और एक द्विविमीय। त्रिविमीय में क्या होता है कि उसमें 3 ठो बीमा होता है। बीमा समझते हैं किसको बोला जाता है? उसके किनारे को, यानी उसमें कितने भाग, मतलब जैसे लंबाई चौड़ाई, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है सिर्फ, उसको द्विविमीय आकृतियाँ कहते हैं। और ऊंचाई जिसमें ऐड हो जाता है उसको त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आप देखिएगा, वृत्त के बारे में बताइएगा। वृत्त में लंबाई चौड़ाई तो होता नहीं है, लेकिन वृत्त जो है ना वह द्विविमीय आकृति है। उसी का रूप होता है गोला। जो गोला है वो त्रिविमीय आकृति हो जाएगी, यानी 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहले पहचानने आना चाहिए कौन सा द्विविमीय है और कौन सा त्रिविमीय है। हमने पहले से ही कुछ आकृतियों का नाम लिख रखा है इसमें, जिसमें द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों का नाम है। जैसे देखिए, 2D यानी कि द्विविमीय, 2 डायमेंशनल, यानी जिसके पास 2 ही बीमा हो, लंबाई और चौड़ाई, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, यानी कि कुछ भी, यानी 2 ही बीमा होना चाहिए। जैसे वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, वृत्त और त्रिभुज। ठीक है। जितने जो है ना, ये सब का सब द्विविमीय आकृतियाँ हैं। क्या है? द्विविमीय आकृतियाँ हैं। लेकिन इसी का रूप इधर है 3D, त्रिविमीय। घन, घन में क्या होता है? 3 साइड होता है। घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, ये सब का सब त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। ठीक है ना। इसका कुछ ना कुछ आयतन निकलता है, इसका कोई आयतन नहीं होता है। ठीक है ना। इसका सिर्फ क्षेत्रफल होता है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा, इसके गुण के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि हम कैसे मानेंगे कि यह वर्ग है, कैसे कहेंगे कि आयत है, समचतुर्भुज कैसे पहचानेंगे, समांतर चतुर्भुज कैसे पहचानेंगे, समलंब किस प्रकार से होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। किसी भी चीज़ का कुछ गुण होता है। इसीलिए हम लोग, ये वाला क्या है? स्मार्ट बोर्ड है। इसका गुण है कि यह स्मार्ट बोर्ड है। इसका कुछ ना कुछ इसमें खूबी है, कुछ ना कुछ कारण है। मतलब जैसे मान लीजिए पेन है, इसका कुछ कारण है, जैसे हम इससे लिखते हैं इसीलिए पेन है। इसी प्रकार से आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या फिर घन, घनाभ, बेलन, शंकु जो भी होता है, इसका कुछ ना कुछ गुण होता है जिसका कारण हम पहचानते हैं कि यह घन है। ठीक है ना। उसी को इस वीडियो में बेसिक सीरीज है। ठीक है ना। ये सिर्फ इसमें बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है। ये पूरा डिटेल जो है ना, ये ज्योमेट्रिकल क्लास आएगा ज्यामिति का। ठीक है। उसमें पूरा डिटेल बताया जाएगा, इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप, विकर्ण, सब कुछ फार्मूला के साथ इसका बताया जाएगा पूरा। आगे जो कि 7वीं 8वीं के जो मैथमेटिक्स है उसमें पढ़ाया जाएगा, उसमें डिटेल बताया जाएगा। ये बेसिक मैथ है, इसमें सिर्फ पहचान करवाया जाएगा, इसका थोड़ा मोड़ा गुण बताया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या है? वर्ग। हम लोग सबसे पहले द्विविमीय आकृति के बारे में जानते हैं। द्विविमीय और त्रिविमीय को एक ही साथ लेकर चलते हैं, अच्छा लगेगा। मतलब उससे क्या होगा कि समझने में भी ठीक रहेगा। देखिए, जैसे एक आकृति बना रहे हैं हम, वर्ग। देखिए, ये क्या है? वर्ग है। ठीक है। एक आकृति बना रहे हैं यहाँ पे, आयत। वर्ग और आयत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा 3D में आ जा रहे हैं। 3D में क्या बनाया जा रहा है? एक बार बना रहे हैं घन और एक बार बना रहे हैं घनाभ। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों आकृतियों में क्या मतलब भिन्नता है और क्या समानता है। देखिए, सिंपल सा समझ लीजिए कि ये तो 2D है, 2 डायमेंशनल है। वर्ग का क्या गुण होता है कि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग में 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। इसको हम लोग कोण बोलते हैं। 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। ठीक है। जिस पे 2 बिंदु आकर, मतलब 2 भुजाएं आकर मिलती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। जैसे देखिए ना, ये वाला और ये वाला आकर किस पे मिल रही है? इस पे, इसको हम लोग शीर्ष कहेंगे। ठीक है। ये कोण होगा। यानी वर्ग में कुल मिलाकर कोणों की संख्या कितनी होती है? 4। शीर्षों की संख्या कितनी होती है? वो भी 4 होते हैं। भुजाओं की संख्या कितनी होती है? वो भी 4 होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग का एक गुण होता है, वर्ग में जो चारों का चारों कोण है ना, सब का सब 90 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, सब का सब 90 डिग्री यानी कि बराबर होता है। वर्ग का एक गुण है कि इसका जितने, यानी चारों का चारों कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है। और 90 डिग्री का होगा, यानी कहने का मतलब समकोण होगा। ये बाद में बताया जाएगा आपको क्लास के साथ, ये बेसिक मैथ है। समकोण को 90 डिग्री कहते हैं। 90 डिग्री जिसका भुजा होता है ना, जिसका कोण होता है ना, उसको हम लोग समकोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब वर्ग में सभी कोण समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं, बराबर होते हैं। एक और चीज़, इसमें चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चारों का चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। यानी ये साइड ए होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये डंडा जो है ये होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी ए ही होगा, ये भी ए होगा। यानी कहने का मतलब वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर और चारों कोण आपस में बराबर। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आकृतियों के पास, जितने भी द्विविमीय आकृतियां हैं, जितने भी 2D शेप्स हैं, उन सब में ध्यान दीजिएगा
जिसके पास 4 भुजाएं हैं, जिसके पास 4 भुजाएं हैं, वो चारों भुजा वाले जो आकृति हैं उनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है टोटल? इसको जोड़ सकते हैं आप, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गया वर्ग का मोटा मोटी पहचान। ठीक है, अब थोड़ा सा आयत का पहचान जान लीजिए। आयत में भी क्या होता है कि इसमें भी 4 कोण होते हैं। आयत में, वर्ग में बहुत सारे मतलब फीचर सेम है, यानी अधिकांश गुण सेम है। यानी इसमें भी 90 डिग्री सभी कोण होता है, इसमें भी 90 डिग्री होता है सभी कोण, इसमें भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। देखिए उसमें भी 90, इसमें भी 90 समकोण। यानी वर्ग और आयत में एक समानता होता है कि सब इन दोनों में 90 डिग्री का कोण बनता है, चारों कोण। ठीक है, चारों कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें भी 4 को शीर्ष होता है, वर्ग में भी 4 को शीर्ष होता है। इसी प्रकार से वर्ग में क्या था कि चारों भुजा बराबर थे आपस में। ठीक है, लेकिन यहाँ फ़र्क यही रहेगा कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। यानी यहाँ से मान लीजिए इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, यानी ए से लेके बी तक को एक भुजा कहेंगे और सी से लेके डी तक को एक भुजा कहेंगे। कहने का मतलब ए से लेके बी तक ए बी बराबर होगा सी से लेके डी तक, यानी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। इसमें वर्ग में क्या होता है कि चारों आपस में बराबर होगा और इस चारों डंडा को एक जगह करेंगे तो चारों आपस में बराबर। लेकिन आयत में क्या होता है, आयत में क्या होता है, आयत में होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना, जैसे इसके ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक, ये सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा देख लीजिए अभी तो इसके बारे में देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं घन, क्यूब, इसको कहते हैं घनाभ, क्यूबॉइड। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है, इसमें कुछ फीचर होते हैं। इसमें शीर्ष कितने होते, इसमें कितना शीर्ष थे 4, ये दोनों आकृतियों में 4, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा इसमें कुल मिलाकर 8 शीर्ष होते हैं। समझ लीजिए कि क्या है, पासा है, लूडो जो खेलते हैं ना हम लोग, लूडो वाले पासा, वही पासा है। इसमें कितने कोण हैं, यानी कोण यानी शीर्ष, जहाँ पे भुजाएं देखिए। द्विविमीय आकृतियों में क्या होता है ना कि 2 साइड जो होता है ना, द्विविमीय आकृतियों में 2 साइड जिस बिंदु पर मिलते हैं उससे हम लोग शीर्ष कहते हैं। त्रिविमीय आकृतियों में क्या होता है, जहाँ पे 3 साइड मिलते हैं ना उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। यही फर्क है। देखिए इस बिंदु को देखिए थोड़ा सा, इस बिंदु पे 3 भुजाएं आकर मिल रही है, यानी उसके 3 जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको यहाँ से यहाँ तक किनारा, 3 किनारा आकर यहाँ पे मिल रहा है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। 3 डायमेंशनल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शीर्ष पर 3 ओर से आकर मिलते हैं 3 भुजाएं। इस पर भी 3 मिलेंगे, इस पर भी 3, इस पर भी 3, यानी कहने का मतलब है इसमें 8 शीर्ष है कुल मिलाकर। ठीक है, शीर्ष कितना है इसमें घनाभ में 8, घन में, घनाभ में भी सेम टू सेम 8 ही शीर्ष होते हैं। घन और घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। सेम फीचर, घन और घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, किनारों की संख्या ध्यान दीजिएगा, कॉमन चीज़ जो बता रहे हैं ना दोनों में सेम होता है, किनारा और शीर्ष। घन घनाभ में जो दोनों में सेम होता है वो है किनारा। किनारा कितना होता है इसमें, ध्यान दीजिए, गिनिए पहले। किनारा होता है इसमें 12 ठो किनारा होता है दोनों में, घन और घनाभ दोनों में 12। शीर्ष कितना होता है, 8 होता है। ये 2 चीज़ दोनों में समान होते हैं। किनारा किसको बोलते हैं, शीर्ष तो मालूम चल गया, जहाँ पे 3 भुजाएं आकर मिलती है उसको शीर्ष कहते हैं। ठीक है, यानी 8 शीर्ष है, 4 ऊपर 4 नीचे। लेकिन किनारा देखिए किसको बोलेंगे हम, 1 यहाँ से यहाँ तक, 1 2 1 3 यहाँ से यहाँ तक, एक ये वाला 4। ठीक है, एक ये वाला यहाँ से यहाँ तक 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8। ध्यान दीजिएगा, 4 ऊपर 4 नीचे 8 और 4 वो एक खंभा। ठीक है, 12। किनारा कितना हो गया, 12 हो गया किनारा। फलक देखिएगा, फलक भी इसमें क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, फलक किसको बोलते हैं पहले, फलक दोनों में 6 ही होते हैं। दीवार को बोलते हैं, देखिएगा ध्यान से। किसी भी मतलब घर ले लीजिए, अपना घर का मतलब कमरा ले लीजिए, कमरा में कितने दीवारें होती है, 4। अगर कमरा स्क्वायर में होगा, वर्ग में होगा तो घनाभ घन की तरह होगा, अगर कमरा आयताकार टाइप से होगा तो घनाभ के रूप में होगा। ठीक है ना, यानी उसके आमने सामने की दीवार अगर बराबर है तो घनाभ होगा, घनाभाकार होगा। अगर उसका चारों दीवार समान है तो घन के समान होगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब उसमें 6 फलक होता है। कितने फलक होता है, 6 फलक होता है। कैसे, चारों दीवार और एक छत, चारों दीवारें, कितने दीवार, 4, एक छत और एक फर्श, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है ना, यानी फलक पहचान में आ गया कि फलक कितने होते हैं, 6। ध्यान दीजिए इसमें सिर्फ इतना समझिए, किनारा 12 होता है, गिन लीजिए, शीर्ष 8 होता है दोनों में, और फलकों की संख्या होती है 6। ठीक है, सिर्फ इतना समझना है 3 डायमेंशनल में। इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ समझ लीजिए कि इसमें एक चीज़ होता है विकर्ण। एक चीज़ क्या होता है, विकर्ण होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। वर्ग और आयत में 2 विकर्ण होते हैं। ध्यान दीजिएगा,
विकर्णों की संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है पहचानना। जैसे मान लीजिए हम इसको ए बी सी और डी कहते हैं, अगर हम इसको ए बी सी पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से अगर कहते हैं तो ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक विकर्ण हो गया और बी से लेके डी तक एक विकर्ण हो गया। यानी वर्ग और आयत में, वर्ग और आयत में इन दोनों कंडीशन में क्या होता है ना, इसका विकर्ण जो होता है ना आमने सामने, मतलब विकर्ण जो होता है ना बराबर होता है। यानी इसमें क्या हो जाएगा बी डी बराबर ए सी, इसमें भी हो जाएगा बी डी बराबर ए सी, ठीक है, बी डी बराबर ए सी। कहने का मतलब है इसका विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा समचतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में ये वाला रूल नहीं फॉलो होता है, उसका विकर्ण छोटा और बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, छोटा और बड़ा हो जाता है। आयत वर्ग में क्या होता है कि इसका विकर्ण बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसके दो विकर्ण होते हैं, चार भुजा वाले जो भी होते हैं ना उनके विकर्ण कितने होते हैं, चार भुजा वाले का पास विकर्ण होता है 2। ध्यान दीजिएगा तीन भुजा वाले के पास कितने विकर्ण होते हैं, एक भी विकर्ण नहीं होते हैं, 2। चार वाले के पास 2, 5 वाले के पास भी 2 ही होगा, लेकिन 6 वाले के पास 3 हो जाएगा। 7 वाले भुजा के पास विकर्ण कितना होगा, 3 ही होगा। 8 वाले के पास 4 हो जाएगा। 9 वाले के पास 4 ही विकर्ण होगा। 10 वाले भुजा के पास क्या, 10 भुज के पास क्या होगा, 5 विकर्ण हो जाएगा। यानी 4 से जिसके पास 4 भुजाएं होती हैं उसके पास 2 विकर्ण, 5 वाले के पास 2, 6 वाले के पास 3। इस प्रकार से विकर्णों की संख्या बढ़ती और घटती है। तो आयत और वर्ग में क्या होता है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे घन और घनाभ हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा देखने वाले हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। अब हम लोग देखने वाले हैं समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। क्या देखने वाले हैं, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको समांतर और सम चतुर्भुज में। इसका क्या गुण होता है, अगर हम आयत को चपटा करेंगे, ध्यान दीजिएगा सिंपल समझने का तरीका है, अगर हम आयत को चपटा करेंगे तो समांतर चतुर्भुज बनेगा, अगर हम वर्ग को चपटा करेंगे तो सम चतुर्भुज बनेगा। यानी क्या होता है, वर्ग को चपटा किए तो क्या बना, सम चतुर्भुज बना। यानी सम चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत का भी आमने सामने का भुजा, तो समांतर चतुर्भुज का भी आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये मतलब समझना है। इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं आयत की तरह, ठीक है। वर्ग की तरह इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन आयत वर्ग में क्या था कि विकर्ण आपस में बराबर था, लेकिन इसमें क्या होगा, विकर्ण आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें उसमें क्या था कि सभी कोण 90 डिग्री के थे, यानी उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते थे। इसमें क्या होगा कि सभी कोण तो 90 डिग्री के नहीं होगा, लेकिन इसके जो सम्मुख कोण होगा ना वो आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। इसमें भी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, लेकिन इसमें सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। सम्मुख कोण कहने से मतलब हो गया कि देखिए जैसे समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया, तो यानी ये वाला कोण ए बी सी डी, कोण ए जो है ना कोण सी के बराबर होगा समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज दोनों केस में, और कोण डी कोण बी के बराबर होगा। यानी सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं समांतर और सम चतुर्भुज के केस में, ठीक है। इसको हम लोग जो आयत को चपटा करके बनाया है ना, ध्यान दीजिएगा सिर्फ पहचानने का तरीका बताया जा रहा है अभी। जो आयत को चपटा करके बनाया गया है, तो आयत का कुछ गुण मिलता जुलता है। आयत को चपटा करके बनाया गया है, वो बना है समांतर चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा नाम में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। और जो वर्ग को चपटा करके बनाया गया है वो क्या है, सम चतुर्भुज। क्या है वो, सम चतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा सम चतुर्भुज, ठीक है। ये वाला समांतर चतुर्भुज हो गया, वाला सम चतुर्भुज हो गया। दोनों में कुछ कुछ गुण कॉमन है, सिर्फ क्या है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर। आयत में 2 विकर्ण, इसमें भी 2 विकर्ण, लेकिन आयत में क्या था कि चारों कोण 90 डिग्री का था, और समांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि इसमें आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ठीक है। आयत में क्या था कि उसका विकर्ण आपस में बराबर था, इसमें क्या होगा कि इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक और बात होगा कि इसका विकर्ण दोनों जो जिस बिंदु पर काटेगा ना उसको मतलब प्रत्येक को बराबर भागों में बांटेगा, यानी माध्यिका पर। जैसे ए से लेकर सी तक जहाँ पे कटा है ना बीडी, इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। और इसमें क्या होगा, इस विकर्ण में बीडी में इस यहाँ से मान लीजिए इसको ओ मान लेते हैं, यहाँ से और ओ से लेकर डी तक, ओ से लेकर बी तक, ये आपस में बराबर होंगे। सेम प्रक्रिया उसमें भी होगा। एक और गुण होगा इसमें क्या कि विकर्ण तो बराबर हो गए नहीं, और इसमें क्या होगा कि ये वाला त्रिभुज जो बना है ना यहाँ पे, ये थोड़ा समझ लीजिए काम आगे करेगा। ये वाला त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज इस नीचे वाले त्रिभुज के एकदम समरूप होगा, ठीक है ना, एकदम समरूप होगा। और ये वाला त्रिभुज बना है ना, ये वाला त्रिभुज के एकदम समरूप होगा, ठीक है ना, समरूप एकदम समरूप होगा।
और इसमें भी सेम टू सेम गुण यहीं यहीं वाला जैसे मान लीजिए इसका क्या होता है वर्ग में कि चारों भुजा बराबर होता है, तो समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर, लेकिन क्या होगा कि उसमें क्या था कि चारों कोण 90-90 डिग्री का था, इसमें चारों कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, इसमें आमने सामने का कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। और क्या होगा कि इसमें भी विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, विकर्ण छोटे और बड़े होंगे, ठीक है, एक बड़ा विकर्ण एक छोटा विकर्ण, यानी इतना ही समझ लीजिए कि इसमें सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में इतना ही। देखिए आगे देखिए हम लोग अब देखने जा रहे हैं थोड़ा सा समलंब के बारे में। समलंब के बारे में थोड़ा सा देखिए, समलंब का आकृति कुछ इसी प्रकार से होता है। इसको देखिए समलंब हो गया, ध्यान से देखिएगा, समलंब इसी प्रकार से होता है। समलंब में क्या होता है ना, आया उसमें तो क्या था कि इसमें भी विकर्ण दो ही होगा, ध्यान दीजिएगा, चार भुजा वाले जितनी भी आकृतियाँ होंगी उनका सभी का विकर्ण उनके पास दो ही विकर्ण होंगे, लेकिन वो सब में क्या था कि आमने सामने का कोण बराबर हो रहा था, इसमें आमने सामने का कोण बराबर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें आमने सामने का कोण बराबर नहीं होगा, लेकिन इसमें आसन कोण जो होगा ना 180 डिग्री का होगा, ध्यान दीजिएगा। और एक और बात होगा, इसमें दो भुजा, कोई भी दो भुजा समांतर होंगे। समांतर का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ से ए से लेकर बी तक ए बी और सी से लेकर डी तक सी डी, ये दोनों आपस में समांतर होंगे, यानी समान अंतर पर होंगे, ये वाला और ये वाला समांतर होंगे, ठीक है ना। इसमें दो भुजा समांतर होते हैं, ये समलंब का गुण होता है, ठीक है। समलंब का ये वाला गुण होता है कि इसमें दो भुजाएं कम से कम समांतर होने चाहिए, ठीक है ना। आसन कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। और क्या होता है, इसमें दो विकर्ण होते हैं और इसका क्षेत्रफल जो भी है, इसका मतलब गुण और गुण है जो उसे चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा उसमें पढ़ाया जाएगा। बेसिक समझाया जा रहा है कि इसके कुछ क्या क्या बेसिक रूल होते हैं, इसका क्या मतलब बेसिक पहचान होते हैं। अब क्या था, समांतर हो गया, समलंब हो गया। थोड़ा सा वृत्त के बारे में जान लीजिए। वृत्त में कुछ गुण होते हैं वृत्त के भी, उसको भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। नीचे देखिए वृत्त, वृत्त का चित्र थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, वृत्त में कुछ भाग होते हैं, वृत्त के कुछ अंग होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त के अंग, जैसे हम लोग का हाथ पैर आँख नाक होता है ना, उसी तरह से वृत्त के भी कुछ अंग होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, केंद्र, वृत्त का एक केंद्र भी होता है, ठीक है। उसके बाद वृत्त का त्रिज्या भी होता है, एक नाम होता है त्रिज्या। अभी हम लोग चित्र में देखने वाले हैं कि किसका क्या नाम है, किसको कैसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। त्रिज्या के बाद होता है व्यास, डायमीटर, रेडियस, उसके बाद सेंटर, ठीक है। अब होता है, एक होता है जीवा, ठीक है, और एक होता है क्या बोलते हैं उसको, परिधि। क्या होता है, परिधि होता है, ठीक है। यहीं कुछ खास इसके अंग होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि केंद्र किसको कहते हैं, वृत्त जिस बिंदु से समान दूरी लेकर गोलाकृति बनाया जाता है ना, जैसे बिंदु को मतलब समान दूरी लेकर, उसी बिंदु को केंद्र कहते हैं। यानी मान लीजिए इसको हम ओ मान लिए, क्या मान लिए हम, ओ, तो इसका जो ये वाला बिंदु है ना, वो यही क्या है हम लोग का केंद्र है। अब त्रिज्या मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, यहाँ जो बिंदु कटा हुआ है ना, ये वाला डॉटेड लाइन है व्हाइट कलर का, यहाँ पे आके तो ओ से लेकर और ए तक, ये क्या है हम लोग का, ये पूरा का पूरा ओ से लेकर ए तक हम लोग का हो गया त्रिज्या, ठीक है ना। ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब त्रिज्या हो गया। व्यास देखिए थोड़ा सा, व्यास, व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाता है। देखिए अब यहाँ हम क्या ले लें, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या लेते हैं, ए हो गया है, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, इस बिंदु को बी और इस बिंदु को सी। व्यास किसको कहते हैं, यानी इसको केंद्र बोलेंगे ना, बीच वाले केंद्र से होकर जो जाने वाली वृत्त की सबसे लंबी जीवा है ना, उसी को हम लोग व्यास कहते हैं, सबसे लंबी जीवा। अब बोलिए कि जीवा क्या है, जीवा कौन सा यंत्र है, तो इसको देखिए सबसे लंबी जीवा, ठीक है। सबसे लंबी जीवा को हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ठीक है ना। वृत्त के व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है ना। त्रिज्या कितना होता है,
व्यास का आधा करेंगे ना तो त्रिज्या होगा, व्यास बटा 2। किसी भी मतलब चीज़ को, किसी भी संख्या को आधा करने के लिए उसमें 2 से भाग देते हैं, ठीक है। या किसी भी मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी उसको आधा करना है तो उसमें 2 से बट्टा करते हैं, ठीक है ना। तो यानी जितना भी व्यास होगा ना यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको हम आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। कहने का मतलब जितना इसका लंबाई है ना, इसके आधे का लंबाई ये वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाइए जीवा पर। जीवा क्या है? परिधि के एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक खींची गई लाइन को हम लोग, रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचना है, ये परिधि है, ध्यान दीजिएगा। परिधि थोड़ा देर में मालूम चलेगा परिधि किसको कहते हैं। ये भी जीवा है। इसे मान लीजिए बी से लेके यहाँ पे डी तक खींच देते हैं, बी से डी तक, ये भी जीवा है। बी से लेकर सी तक ये भी जीवा है, लेकिन ये जीवा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। परिधि के जो गोल वाला लाइन है, डॉटेड लाइन, जो ये डॉटेड वाला लाइन है, ये पूरे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? परिधि कहेंगे, ठीक है। जीवा, जीवा क्या होता है? परिधि, परिधि को मिलाने वाली रेखा, परिधि को मिलाने वाली रेखा। जीवा, किसी वृत्त की जीवा एक समान नहीं हो सकती है। वृत्त की जीवा कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, और वृत्त की सबसे लंबी जीवा किसे कहते हैं? तो व्यास को कहते हैं। वृत्त की सबसे लंबी जीवा, इससे बड़ा कोई भी जीवा वृत्त का नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं। अगर इससे हम इधर भगाएं ना, इधर करें तो छोटा होता जाएगा जीवा, और इससे अगर इधर करें, केंद्र की तरफ आए, केंद्र पर आएंगे तो सबसे बड़ा होगा, फिर इधर आते जाएंगे इससे तो छोटा होते जाएगा, ठीक है। और ऐसे फिर आगे बढ़ेंगे तो केंद्र तक आएंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा, और फिर इधर जाएंगे तो ऐसे करते 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 सबसे छोटा आकर एक बिंदु पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वृत्त का जीवा छोटा या बड़ा होते रहता है, ठीक है। और परिधि क्या है? परिधि इसको बोलेंगे हम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे इसको हम, ठीक है ना। परिधि, इसी को हम लोग बोलेंगे। तो ये वृत्त का कुछ भाग था। बाकी के वृत्त के जो मतलब पार्ट है ना, उसको हम लोग क्लास जो शुरू होगा ना मैथ का, उसमें शुरू करेंगे। इसमें बेसिक क्लियर किया जा रहा है, पहचान करवाया जा रहा है ज्यामितीय आकृतियों का, ठीक है ना। ऐसे इसका मतलब आंतरिक कोण कितना डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है वृत्त में। बाकी ये सब चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये सब चीज़ें बाद में देखा जाएगा। थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में नॉर्मली देखिए, जैसे नॉर्मल त्रिभुज हो गया ये वाला, ठीक है। त्रिभुज के गुण होते हैं कुछ, त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं। कैसे मालूम चलेगा कि त्रिभुज है, ठीक है ना। कैसे मालूम चला कि त्रिभुज है? त्रिभुज से मतलब आ रहा है कि त्रि शब्द आ रहा है एक तो, क्या आ रहा है? त्रि। त्रि का मतलब होता है 3, ठीक है। अब भुज, भुज का मतलब होता है, यानी भुज से होता है भुजा। अब भुजा से मतलब क्या? हाथ, बाहु, ठीक है। यानी त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाले आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। अब त्रिभुज में जैसे चतुर्भुज होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको? आयत, उसके बाद में वर्ग, उसमें 3 कोण 3 शीर्ष, मतलब 4 कोण 4 शीर्ष थे, ठीक है। और त्रिभुज में 3 शीर्ष, कितना शीर्ष? 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज जो था ना, 4 भुजा वाले आयत या वर्ग, उसमें क्या था कि उसमें उसके चारों भुजाओं का, चारों कोणों का योग था 360 डिग्री था। इसमें चारों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। किस आकृति का कितना डिग्री का कोण बनता है, ये वाला चीज़ हम लोग बाद में बताएंगे, ठीक है ना। ये वाला चीज़ हम लोग कब बताएंगे? बाद में बताएंगे। ट्रिक होता है, जो मैथ चैप्टर शुरू करेंगे ना, मैथ का चैप्टर शुरू होगा, उसमें बताया जाएगा। इसमें बेसिक क्लियर किया जा रहा है कि त्रिभुज पहचानने आना चाहिए कि त्रिभुज है क्या, ठीक है ना। 3 आकृतियों से घिरी हुई बंद आकृति को, 3 रेखाओं से घिरी हुई, सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज बहुत से प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? बहुत से प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु, सिंपल समझिए अभी, समबाहु, ठीक है, जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो, ये वाला बराबर हो, ये वाला अलग हो जाए, ठीक है ना। यानी जिसका 2 ही भुजा बराबर हो, तीसरा भुजा अलग हो, उसको नहीं। समबाहु का मतलब 3 भुजा बराबर हो, मिस्टेक से कहा गया है। समबाहु का मतलब जिसका 3 भुजा, ये वाला 5 है तो ये वाला भी 5 होना चाहिए, ये वाला भी 5 होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए 2 नंबर में, भुजा की दृष्टि से 3 प्रकार का होता है। समद्विबाहु, समद्विबाहु, इसके नाम से ही पता चल रहा है। सम माने समान, और द्वि माने 2, सम माने समान और द्वि माने 2, ठीक है। और बाहु माने भुजा, यानी जिसका 2 ही भुजा समान हो, जिसका केवल और केवल 2 ही भुजा समान हो, ठीक है। 2 ही भुजा समान हो, ये वाला भुजा समान है, ये वाला अलग हुआ। मान लीजिए 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, लेकिन ये वाला कितना 4 हो जाए या 5 हो जाए। कहने का मतलब दोनों यहाँ पे क्या, ये 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। जिसका 2 ही भुजा बराबर हो, कोई भी 2 भुजा बराबर हो, एक अलग हो, समद्विबाहु त्रिभुज। और 3 नंबर में क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है? कोई भी भुजा बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी। ये वाला मान लीजिए कि 5 है,
तो ये वाला 7 होना चाहिए, ये वाला क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। एक होता है कि कोण के आधार पर त्रिभुज को भी बांटते हैं हम लोग। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी 2 न्यून कोण हो, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। 1 नंबर में। 2 नंबर में होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि सभी के सभी भुजा, उसमें से कोई भी भुजा 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, तीनों का जोड़ 180 होगा, ठीक है। लेकिन 90 से ज़्यादा कोई भी भुजा, 90 से मतलब कम ही होना चाहिए, 90 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब एक 70 होना चाहिए, फिर एक क्या 80 होना चाहिए, ठीक है। कितना हो गया 130, एक 50 होना चाहिए। कोई भी भुजा 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम ही होना चाहिए, सब मिला के 300 180 होना चाहिए, लेकिन 90 कोई भी भुजा नहीं होना चाहिए। तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण कम से कम 90 से ज़्यादा होना चाहिए, बाकी 2 कोण न्यून कोण हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोण कोई भी 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे ही एक कोण 90 से ज़्यादा हुआ उसको अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं हो, 90 से कम ही हो तीनों में, तो उसको न्यून कोण कहेंगे। कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। यानी कोण की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, भुजा की दृष्टि से भी 3 प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, लगभग इसमें द्विविमीय में हो गया, त्रिविमीय में घन घन आप देख लिए हैं। थोड़ा सा गोला, अर्धगोला, बेलन और शंकु देख लेते हैं, ठीक है। बेलन और शंकु, चलिए। गोला, गोला देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? गोला कहेंगे, ठीक है ना। गोला का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब, ये ग्लोब क्या है? गोला है, ठीक है। लेकिन वृत्त क्या होता है? वृत्त एक रोटी के समान हो सकता है, रोटी में भी कुछ ना कुछ मोटाई होता है, लेकिन अगर उसकी मोटाई को हम लोग नगण्य मान लें तो क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। लेकिन गोला इस प्रकार से होता है, गोला एकदम 3 डायमेंशनल शेप में होता है, त्रिविमीय होता है, ठीक है ना। और वृत्त क्या होता है? वृत्त एकदम से चपटा, समझिए कि रोटी के समान, लेकिन गोला एक गेंद के समान हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग वृत्त समझेंगे इसको। इसी प्रकार से क्या होता है वृत्त और गोला में क्या होता है? समानता होता है कि इसमें भी त्रिज्या होता है, उसमें भी त्रिज्या होता है। फर्क होता है कि इसमें आयतन होता है, उसमें आयतन नहीं होता है। इसमें भी त्रिज्या होता है, ठीक है ना। इसमें भी व्यास होता है, ठीक है। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, वृत्त और एक होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का है गोला और अर्धगोला, ठीक है। गोला और अर्धगोला। अर्धगोला को हम लोग कटोरी के समान भी कह सकते हैं। अर्धगोला को हम लोग क्या कह सकते हैं? कटोरी के समान भी कहा जा सकता है, ठीक है। यानी ये क्या है? अर्धगोला है, ठीक है। अर्धगोला समझिए कि कटोरी अर्धगोला हो गया। या फिर मान लीजिए आप तरबूज देखे होइएगा, तरबूज क्या है? एक गोला का मतलब पहचान सकते हैं कि वो गोला है, ठीक है। कद्दू जो होता है, लौकी जो होता है, गोल वाले लौकी, उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि यह गोला का उदाहरण है, ठीक है। और मान लीजिए उसी तरबूज को हम बीचों बीच से काट दें तो क्या बन जाएगा? वो अर्धगोला के शेप में बन जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग का अर्धगोला और गोला हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग पहचान लेते हैं कि शंकु क्या है और वृत्त क्या है। गोला क्या बोलते हैं? बेलन। बेलन और नहीं, ये वाला तो थोड़ा सा छिन्नक हो गया। क्या हो गया? छिन्नक। छिन्नक हम लोग को देखना नहीं है, हम लोग को देखना है बेलन और शंकु, ठीक है। बेलन और शंकु में एक चीज़ कॉमन है, ठीक है। अभी बताया जा रहा है लोगों को, बेलन और शंकु में एक चीज़ है जो कॉमन है। देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इसको केंद्र मान लेते हैं और ये वाला एक शंकु हो गया, तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। यानी शंकु बेलन में से ही एक काट उसका क्षेत्रफल है, उसको काट कर निकाल लिया गया है, समझ सकते हैं आप। तो इसी बेलन के मतलब 3 पार्ट
बेलन अगर पूरा अपने आप में 4 भाग है तो इसी के सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई का अगर शंकु बनाया जाए तो ये 1 भाग होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर समझना है ध्यान से, अगर बेलन का और शंकु का ऊंचाई समान है, बेलन का शंकु का त्रिज्या भी समान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए इसका 7 है, इसका भी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 7 है, ऊंचाई भी मान लीजिए कि सेम ही है, ठीक है, 13 होगा, इसका भी ऊंचाई मान लीजिए कि 13 ही होगा। अगर ऊंचाई और त्रिज्या समान है तो बेलन का जो आयतन होगा, बेलन में जितना पानी खपेगा, मान लीजिए बेलन में 4 लीटर पानी खप रहा है तो उसी शंकु में 1 लीटर पानी खपेगा। ये वाला चीज़ हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, इसके आयतन पढ़ाया जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाया जाएगा, तो उसमें डिटेल बताया जाएगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके आकृतियों को पहचान रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देखना है आप लोगों को, इसमें थोड़ा सा इसका भाग पहचान लीजिए, किसको क्या कहते हैं, ठीक है, किसका क्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया, त्रिज्या को हम लोग R लिखते हैं, त्रिज्या हो गया। ये वाला भी क्या हो गया, त्रिज्या, ठीक है, इस शंकु का त्रिज्या, शंकु में क्या क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, H क्या हो गया, ऊंचाई, ठीक है। और ये वाला भाग क्या हो गया, ये वाला हम लोग का भाग हो गया L, इसको हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, ठीक है। ये वाला नॉर्मल ऊंचाई हो गया, ये वाला तिरछा है ना, इसलिए इसको L बोलते हैं और तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बेलन में क्या होगा, बेलन में ये वाला हो जाएगा हम लोग का ऊंचाई और ये वाला हो जाएगा त्रिज्या, ये वाला भी त्रिज्या, ये वाला भी त्रिज्या, ठीक है। इस शंकु हम दिखाने के लिए बनाए हैं कि बेलन में ही, बेलन से ही काटा जाता है शंकु। एक लकड़ी का टुकड़ा आप लोग देखे होइएगा, लकड़ी का जब मतलब पार्ट बाई पार्ट काटा जाता है तो समझिए कि लकड़ी का एक गुली जो होता है ना, वो गुली क्या है, बेलन है, ठीक है। उसी में से अगर मशीन के द्वारा होल करके निकाल लिया जाए काट कर इस प्रकार से तो शंकु हो जाएगा। शंकु का एक सिरा एकदम बिंदु पर मिलता है, एकदम बिंदु पर, और दूसरा सिरा एकदम समझिए कि आप देखे होइएगा पहले के ज़माने में तेल नापने वाला जो था ना, तेल नापने वाला कीप टाइप से समझ सकते हैं, कीप देखे हैं यार, हम लोग यहाँ टिप कहा जाता है, वहीं कीप क्या है, बेलन है, ठीक है ना, मतलब शंकु है। अब बेलन का क्या चीज़ है, बेलन पाइप भी हो सकता है, एक पाइप, वो बेलन हो गया। यही हम लोग का ज्यामितीय जो आकृतियाँ हैं उसके बारे में हम लोग समझे थोड़ा सा, इसको क्या क्या कहते हैं अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। इसके डिटेल्ड इसके जो बारे है ना, जो मतलब समझिए कि इसका क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। अब हम लोग का बेसिक मैथ लगभग क्लियर हो गया है, बेसिक जो भी होता है। अब हम लोग क्लास का जो मैथ है उसको शुरू करने वाले हैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको 7वीं 8वीं और 9वीं का मैथमेटिक्स कंप्लीट नहीं है तो आप 10वीं का मैथ का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए 7वीं 8वीं और 9वीं को मैथ को बेसिक समझकर पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छा से, तब जाकर कहीं ना कहीं आपको 10वीं का मैथ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अब शुरू करने वाले हैं, मतलब समझिए कि 7वीं का मैथ शुरू करने वाले हैं, उसका बेसिक, ठीक है ना। उसके बाद 8वीं, उसके बाद 9वीं 10वीं, ऐसा ही करके आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि 7वीं नहीं 8वीं से शुरू किया जाए, 8वीं से मैथ हम लोग शुरू करें, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 9th, उसके बाद 10th, ठीक है। तो चलिए